ख़वातीन की कुछ ऐसे कौन सी मखसूस इश्यूज़ होते हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड जो कि आपकी प्रैक्टिस में देखने में आ रहे हैं? हमारा सिनेरियो तब बन जाता है कि जब हाई प्रेशर ब्लैडर की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही हो और वो निगलेक्ट हो जाए। जो यूरिन को कंट्रोल करना और वॉशरूम ना जाना। कह लेना कि कहीं भी पानी खड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसमें भी स्मेल आने लग जाती है, तो इसको हरकत में रहना चाहिए। एंटीबायोटिक्स या जो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं उनका कोर्स कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह से बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा जब्बार और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, हमारा आज का मौजू भी इंतहाई अहम है। हमने आज इनवाइट किया है डॉक्टर अफीफ़ा मसूद को, जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हैं। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे ख़वातीन को पेश आने वाले यूरोलॉजी से रिलेटेड मसाइल के बारे में, और जो अमूमी मसाइल हैं उनके साथ साथ ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के स्पेशलाइज्ड मसाइल हैं उनके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अफीफ़ा से। उनसे पूछेंगे कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्यों होती है और जो परसिस्टेंट यूटीआई इन्फेक्शंस जो हैं वो क्यों होते हैं। इसके अलावा और कौन से इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन को इग्नोर नहीं करने चाहिए और अपने डॉक्टर से, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जल्द अज जल्द रुजू करना चाहिए। तो चलिए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफीफ़ा, कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला और इतने अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के ऊपर आएँ, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी एजुकेशन कहाँ की है और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मैंने MBBS शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद से किया था और फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से मैं यूरोलॉजिस्ट बनी हूँ। अच्छा, ये बताइए शिफा हॉस्पिटल कितना अर्सा हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए? शिफा हॉस्पिटल बहुत टाइम हो गया, इन अ सेंस कि मैं स्टूडेंट भी यहीं की हूँ, राइट, राइट। तो ये एक लंबा साथ है। आप कह लें कि मैं 2005 में इधर उस आ वक़्त गई से थी। आप यहाँ के उस वक्त साथ से मैं इन इधर ही टच हूँ। हैं। या अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो आपकी फ़ील्ड है यूरोलॉजी, इसमें बहुत कम फीमेल यूरोलॉजिस्ट हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आई? कोई ख़ास इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैं जब स्टूडेंट थी, हर स्टूडेंट डरता है सर्जन बनने से, लेकिन जब मैंने यूरोलॉजी की रोटेशन की, आई वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर सईद अख्तर। द वे, राइट। मतलब हिज वर्क एथिक्स, हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी, आई वाज इंस्पायर्ड अ लॉट। फिर उसके बाद जब मैं ओपीडी कर रही थी स्टूडेंट लाइफ में, एक पेशेंट थी, शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। हालांकि वो एक अच्छे जगह पे काम कर रही थी, अच्छे कंसल्टेंट के पास थी, लेकिन वो कहती है कि आप लोग यूरोलॉजी नहीं करते और हमें मेल डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है, और वो मुझे बहुत हिट किया था। तो फिर मैंने डॉक्टर सईद अख्तर से कहा कि सर मैंने यूरोलॉजी करनी है, एंड वो बहुत खुश हुए। कहते हैं कि बहुत, मतलब आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ आई थिंक टोटल 2 थे। अच्छा, तो सर ने कहा था क्यों? कि इसकी क्या वजह है कि इतनी इसमें कमी क्यों है? फीमेल यूरोलॉजिस्ट कम क्यों हैं? क्या कोई ख़ास इसकी वजह है? क्या ये बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लेकिन आई थिंक कोई हर चीज़ ना स्टेप वाइज होती है। जैसे पहले जनरल सर्जरी यूरोलॉजी सेम थी, फिर यूरोलॉजी अलग हुई, फिर जनरल सर्जरी में फीमेल्स ने आना शुरू किया, यूरोलॉजी में इतना ट्रेंड नहीं था, तो विद टाइम यूरोलॉजी में भी अब ट्रेंड हो रहा है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, या राइट? या अच्छा, ये बताइएगा कि यूरोलॉजी की फील्ड में कौन सी मखसूस बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जाता है? यूरोलॉजी में हमारे पास किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा, राइट। इनकी डिफरेंट बीमारियां होती हैं। आप कह लें कि इन्फेक्शन से लेके उनकी कैंसर तक, डिफरेंट इन सब बीमारियों के इलाज हम करते हैं। जैसे किडनी को ले लें, किडनी का इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन्स, किडनी में कैंसर, ठीक है, अगर किडनी से आगे यूरेटर जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे अगर रुकावट हो जाए, ठीक है, उसके बाद यूरेटर पे आएँ तो यूरेटर में अगर पथरी है और यूरेटर बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, उसमें भी रुकावट है, या फिर यूरेटर जहाँ मसाने यानी कि ब्लैडर के साथ जुड़ता है वहाँ पे रुकावट है। फिर अगेन अगर मसाना है तो मसाने की अपनी मसाइल हैं कि कुछ लोगों के ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, कुछ लोगों को मसाने में पथरी होती है, फिर आगे मेल्स में मसाने के कैंसर भी, और न्यूरोजेनिक नॉन न्यूरोजेनिक ब्लैडर,
और फिर आगे मेल्स में प्रोस्टेट, लेकिन फीमेल्स में वो नहीं होता, तो फिर आगे मेल्स के यूरिथ्रा जो आगे पेशाब की नाली होती है उसके मसले होते हैं, और फीमेल्स में भी यूरिथ्रा के मसले होते हैं। तो ये बेसिकली हम ज़्यादातर मोस्ट कॉमन हमारे पास यही इश्यूज होते हैं जिनको हम डील करते हैं। राइट। अच्छा, आज हमने ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में बात करनी है, क्योंकि हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हमारे पास फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट हैं। ख़वातीन की कुछ ऐसे कौन सी मखसूस इश्यूज़ होते हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड जो कि आपकी प्रैक्टिस में देखने में आ रहे हैं आम तौर पर? अच्छा, जो रूटीन में पेशेंट जिस चीज़ का प्रेजेंट करती हैं वो ये है कि उनको बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन का निकल जाना, उसकी 2-3 वजूहात होती हैं, और फिर पेशाब में खून आना, गुर्दे में दर्द होना। तो ज़्यादातर कॉमन कंप्लेंट्स यही होती हैं जिनको फिर हम आगे से वर्कअप करते हैं और फिर उनका हम डायग्नोसिस करते हैं। राइट। अच्छा, हम किस किस एज में ख़वातीन को ये बीमारियां जो हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड ये ज़्यादा होती हैं? क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, या आप तमाम उम्र की ख़वातीन में इस तरह के इश्यूज जो हैं वो दिखती हैं? अच्छा, कोई एज लिमिट नहीं है यूरोलॉजी में आने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हर एज में हो सकते हैं, यंग बच्चियों को भी होते हैं और एल्डरली फीमेल्स को भी होते हैं, और जो इन्फेक्शन जिनको कहते हैं वो जो चाइल्ड बेयरिंग एज की औरतों को ज़्यादा होते हैं रिलेटिवली, लेकिन ये कि यूरोलॉजिकल इश्यूज़ किसी एज में भी हो सकते हैं। Right. हाँ जी। अच्छा, आपने बात की यूरिन इनकॉन्टिनेंस की, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं? अच्छा, इसमें इसकी कुछ वजूहात होती हैं, जिसमें से एक है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उसमें बार बार पेशाब आता है, पहले अर्ज फील होती है कि वॉशरूम जाना है, और उसके बाद जाते जाते निकल जाता है। एक होती है स्ट्रेस ऑन इनकॉन्टिनेंस, जिसमें खांसने से छींकने से पेशाब निकल जाता है। एक और होती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, कि पेशाब की रुकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि असल में मरीज़ को ये लग रहा होता है कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है या पेशाब निकल रहा है, लेकिन ये कि वो मसाने में रिटेन कर रही होती है, ठीक है। तो फिर जो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो निकलता रहता है। और इसके अलावा एक और इनकॉन्टिनेंस होती है जो कि सर्जरी के बाद, खुदा ना खास्ता किसी ऑर्गन को इंजरी होती है तो उसके बाद फिस्टुला बनता है, उसकी इनकॉन्टिनेंस होती है। और एल्डरलीज़ को, फीमेल्स को और वजूहात होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिला के उनको इनकॉन्टिनेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर ख़वातीन को ये शायद अंदाज़ा नहीं होता कि उनको किस कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, और वो शायद वो मिक्स कर देती हैं और यूरोलॉजिस्ट के बजाय शायद गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, जिसकी वजह से शायद इलाज में जो है वो थोड़ी देर भी हो जाती है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से, कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर उनको ख़ास तौर पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए यूरिन के मसाइल को लेकर? अच्छा, यूरिन के ये वाले सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, ये अगर हैं तो यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। लेकिन पेशेंट्स का भी उस लिहाज से कसूर नहीं है कि वो इसलिए चली जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि उन्होंने फीमेल को दिखाना होता है। तो फिर फिर बात वहीं पर आ जाती है कि बात, फीमेल यूरोलॉजिस्ट, हाँ, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट मोस्टली क्योंकि क्योंकि फीमेल। पेशेंट्स कंफर्टेबल होती हैं, जी, जैसे जी। मेल इस तरह के इश्यूज मेल को दिखाने के लिए जी। कंफर्टेबल होते हैं बात करने के लिए। इवन मेरे पास अगर कोई मेल्स आते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कहते हैं कि अगर हम किसी मेल डॉक्टर को दिखा लें इन इश्यूज़ के लिए, जो कि सारे आई ये एक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड कल्चरल आई चीज़ है कम्प्लीटली हमारे। रिस्पेक्ट दैट। तो मैं उसी तरह से कहती हूँ कि शायद फीमेल्स सिर्फ इस हेजिटेशन को फेस करने के बजाय गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर इलाज में देर होती है और ये वाले जो मसाइल हैं यूरिन इनकॉन्टिनेंस के, ये क्या ये बढ़ सकते हैं, और ये कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए? अच्छा, इस सिनेरियो में डिफरेंट वजह हैं, और उनको अगर तो उसका डायग्नोसिस टाइम से हो जाए तो कोई भी बीमारी बहुत परेशानी वाले स्टेज तक नहीं जाती है। जैसे आप कह लें कि इन्फेक्शन है, रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी 2-3 वजूहत हैं। वो हमें अगर पता चल जाए तो हम उनका टाइम से इलाज कर लेते हैं, मरीज़ को इवन घर में भी उसको हैंडल करने का तरीका बता देते हैं। इसी तरह से आप कह लें कि पेशाब का निकल जाना, अगर तो चलें ठीक है, थोड़ा सा उनके स्फिंक्टर की मसला है, उसकी वजह से निकल जाता है तो उसका अलहदा इलाज है। जो
टेंशन वाले हमारा सिनेरियो तब बन जाता है कि जब हाई प्रेशर ब्लैडर की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रही हो और वो निगलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो है ना किडनीज ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो सकती है। किडनीज डैमेज हो जाती हैं, तो वो फिर थोड़ी सी परेशानी बन जाती है। तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो डायग्नोसिस ठीक कर ले। राइट। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो मिडिल एज या उससे बड़ी एज की ख़वातीन होती हैं और ख़ास तौर पर जिनके बच्चे भी हुए होते हैं, उनमें ये आम तौर पर मसला क्यों कॉमन है हमारे यहाँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि काफ़ी कॉमन है। आप अगर कह लें कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की इंसिडेंस कितनी है, तो अराउंड 30% होगी। ठीक है, वजह यही है कि हमें एज अ नेशन अपने आप को इग्नोर करने की आदत होती है। हम अपना घर ख़ास तौर देखें, पर ख़वातीन में जो ख़वातीन की बात कर रही हूँ, बिकॉज आज तो मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हम घर का काम करेंगे, हम बाकी सब काम करेंगे सिवाय अपने काम के, अपने खाने की भी होश नहीं होती। तो यस, हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। इसी तरह से हम प्रेगनेंसी में भी काफ़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं, तो फिर हमें इस तरह के मसाइल बनते हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ऐसा करती हैं कि डॉक्टर को दिखाने की बजाय वो देसी टोटके, घरेलू या एक दूसरे से सुने हुए कोई नुस्खे वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि क्या वो उनका फ़ायदा अगर होता भी होगा तो आप लोगों की फ़ील्ड जो है मेडिकल की फ़ील्ड वो उसको किस तरीके से लेती है और वो कितना ख़तरनाक भी हो सकता है आगे चलकर? अच्छा, मैं इस बारे में ये कहती होती हूँ कि अगर जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके बारे में आपको पता है कि आप क्या ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा फ़िक्रमंद होना चाहिए। अ, देसी टोटके जो कि मतलब जो हेल्दी हैं चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करने से कोई आपको रोकेगा नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ वो प्रूवन है कि वो बेनिफिशियल हैं। लेकिन मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रही हैं कि ये यूरिन के इन्फेक्शन से जी, जी, रिलेटेड? यूरिन के इन्फेक्शन या यूरिन इनकॉन्टिनेंस, एक खातून दूसरी को कहती है मैंने ये यूज़ किया तो आप भी ये इस्तेमाल करें, या फिर कोई ऐसी देसी दवाई या कोई ऐसी चीज़ कि ये एक कॉमन वो है हमारे कल्चर में कि ये आप कॉमन है। एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं, उन मशवरों पे अमल करते हैं फिर? आई थिंक कि उन मच्छरों पे अमल करने से पहले एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद जो आपके दिल को बेहतर लगे आप वो करें, लेकिन ये कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना अच्छी बात है इन राइट, चीज़ों पे। राइट। अच्छा, अगर मसल वीकनेस हो और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनका इसमें क्या रोल होता है और उनके लिए ख़वातीन जो हैं वो कितनी उम्र से क्या कर सकती हैं कि उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों और ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं उसका रिस्क कम हो? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि इसका जवाब है कीगल एक्सरसाइजेज, जो कि मैं कहती होती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि बैठ के आराम से आप किसी भी टाइम पे कर रहे हैं और आपके सामने वाले बैठे वाले को भी नहीं पता चल रहा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ना आई थिंक कि ये जनरल अवेयरनेस इतनी नहीं है कि शायद ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, तो लोग नहीं करते हैं, कंप्लाइंट नहीं है इसको, और ये करने चाहिए। राइट। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और पट्ठे अच्छे रहते हैं और इनकॉन्टिनेंस का इंसिडेंस कम हो जाता है। लेकिन ना जो ज़्यादातर लोगों को होता है कि थोड़ा सा जल्दी इलाज, जल्दी हल चाहिए होता है। ये एक्सरसाइजेस इनके रिजल्ट्स आने में इट टेक्स टाइम। राइट। तो और अगर वंस इस तरह की ये चीज़ ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाए, ये इशू डेवलप हो जाए, फिर एक्सरसाइजेस का क्या फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना कि ये डेवलप होने से पहले एज अ प्रोएक्टिवली बिल्कुल, आप इसको करें, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? एज जितना टाइमली आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगी, उतना बाद में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एक्सरसाइज़ को टाइम देना है। मतलब अगर हम ये सोचें कि 1 हफ़्ते में रिजल्ट्स आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे ख़्याल में 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू और होते वो हैं। देर पा रिजल्ट्स होंगे। यस, ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन कहती हैं कि अब तो ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया यूरिन इनकॉन्टिनेंस का, एज की वजह से या जो भी फैक्टर है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब कोई फ़ायदा नहीं है। कि ये कितना गलत है और इसके इलाज के बारे में बताइए कि इसका इलाज मुमकिन है और किस तरीके से मुमकिन है? क्या जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे ये इलाज किया जा सकता है? अच्छा, हमारे पास जब पेशेंट्स आती हैं इनकॉन्टिनेंस के साथ, तो हम पहले ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकॉन्टिनेंस है, मतलब कितना ज़्यादा पेशाब निकलता है। एग्जामिनेशन पे भी देखते हैं, पूरा हमारा क्वेश्चनर होता है, हम हिस्ट्री लेते हैं और उसको कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट इनकॉन्टिनेंस की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। पहले तो ये कि हमने उसको
डायग्नोज करना है, उसके लिए हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ इधर ओपीडी में होती हैं। हम फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करते हैं, जिससे हम ब्लैडर को अंदर से एग्जामिन करके यूरेथ्रा को भी देख लेते हैं। उसके अलावा यूरोडायनामिक्स और यूरोफ्लो ये हमें बताते हैं कि हमारे मसाने का बिहेवियर कैसा है। और उसके बाद यूएफएम में पता चलता है कि पेशाब अगर कर रहे हैं तो वो उसकी स्पीड क्या है, रुकावट है या नहीं, उसका क्या पैटर्न है। तो डायग्नोसिस ठीक से करके तो इनकी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस को ले लें तो उसकी हम दवाइयाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद दवाइयों की डोज बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर बोटॉक्स का और फिर सर्जरीज का भी वन रोल है। लेकिन ये कि जैसे अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ले लें तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट्स, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद कीगल, ठीक है। और उसके बाद फिर एक दवाई है जो कि है एंटी डिप्रेशन, लेकिन उसका थोड़ा सा स्फिंक्टर को भी टाइट करने में रोल है। वो नॉन एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन ये कि कभी कभार कुछ लोग जिनको माइल्ड सी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है कुछ टाइम के लिए वो बेहतर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद लेकिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर तो यूरिन लीकेज बहुत ज़्यादा है विद कॉफिंग और छींक मारने से भी, तो फिर उसका इलाज फिर सर्जिकल भी होता है, जिसमें हम टेप्स करते हैं और फिर थोड़ी सी और ऑपरेशन थिएटर में ले जाके एक दो और प्रोसीजर्स होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द कॉज हम फिर वो कर लेते हैं। राइट। सर डॉक्टर साहब, आप कीगल एक्सरसाइजेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये किस टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं? कीगल एक्सरसाइजेज से हम जो पेल्विस के पट्टे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि पेल्विक फ्लोर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना है उस कॉन्ट्रैक्शन में, और फिर उसके बाद उसको रिलैक्स करना है। राइट। जस्ट तो ये वही एक्सरसाइज है जो चाइल्ड बर्थ के बाद भी रिकमेंड की जाती बिल्कुल है? जी। बिल्कुल। अच्छा, बोटॉक्स की आपने बात की, ये किस किस्म की ट्रीटमेंट है, कितनी जदीद है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये जो है ना ओवर एक्टिव ब्लैडर जो कि नॉन न्यूरोजेनिक होता है, जिसको हम अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, उसमें हम मसाने के अंदर बोटॉक्स डिफरेंट जगहों पे इंजेक्ट कर देते होते हैं, और इससे जो है ना अर्जेंसी में काफ़ी बेहतरी आती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है और पेशेंट्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। राइट। अच्छा, आपने यूटीआईज़ की बात की, इसकी क्या वजूहात होती हैं? अक्सर ख़वातीन में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं और ये अगर अनट्रीटेड हों तो इनका क्या नुकसान हो सकता है? जो अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि यूटीआई जो यंग लेडीज़ में, जो शादी से पहले वाली एज में, और जो पोस्ट मेनोपॉजल एज की जो लेडीज़ होती हैं, इनमें हमें यूटीआईज़ की वजह जाननी चाहिए, ठीक है। जैसे यंग लड़कियों में कोई पैदाइशी कोई इशू हो सकता है, या फिर कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, या फिर रिफ्लक्स हो सकता है। तो जब यंग बच्चियां आती हैं तो उसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है कि उनको यूटीआई क्यों हो रहा है। जो एल्डरली लेडीज़ आती हैं उनके यूटीआईज हमें इस वजह से चेक करने होते हैं कि उनको इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब उनको डायबिटीज़ तो नहीं है और कोई हार्ट कंडीशन तो नहीं है, और उसके अलावा पानी का इस्तेमाल उनका कैसा है। एट्रोफिक वेजिनाइटिस हो जाता है जिसमें नीचे मिकोजा आफ्टर मेनोपॉज ड्राई हो जाता है, तो जो वजह होती है उसको फिर हम ट्रीट करते हैं। लेकिन जो वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज होती हैं उनके अंदर यूटीआई कॉमन होता है और उनके अंदर यूटीआई हो जाता है, तो उनमें फिर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनमें हम फिर उनके रूटीन के टेस्ट करते हैं, अगर कोई कॉज नहीं निकलती, लाइक कोई किडनी में कोई रुकावट या कोई रिफ्लक्स या कोई पत्थर या कोई मसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसाना सही से खाली हो रहा है, तो हम उनको फिर ट्रीटमेंट्स दे देते थे घर के लिए भी, कि जब अगर आपको सिम्टम्स महसूस हों तो आप ये दवाई 3 दिन के लिए खा लें, तो उस एज ग्रुप में ख़वातीन अपने आप को मैनेज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं होता। राइट। अच्छा, किडनी स्टोन्स वगैरह जो हैं क्या वो भी ख़वातीन में कॉमन है बिल्कुल है और उसकी ख़वातीन, उसकी क्या वजह है? और मतलब ये उतने ही हैं जितने मेल्स में होते हैं, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मैं ओपीडी में मेल पेशेंट ज़्यादा देखती हूँ। मेल पेशेंट ज़्यादा देखने हाँ, के लिए? स्टोन्स के ओके। भी फीमेल्स कम होती हैं, हालांकि आई थिंक कि फीमेल्स के रिलेटिवली शायद ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि फीमेल्स में यूटीआई का इंसिडेंस ज़्यादा है, तो जो इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन्स होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा बनते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जब ख़वातीन इलाज के लिए आती हैं तो आम तौर पर ये होता है कि जैसे ही उनको उनको लगता है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है तो वो मेडिसिन लेना छोड़ देती हैं। एंटीबायोटिक्स या जो भी आप मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करती हैं उनका कोर्स कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह से बचा जा सके, और ये क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ ये कल्चर है बचपन से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको आपने दवाइयाँ देनी होती हैं और वो भी एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक बगैर है, डॉक्टर की बगैर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर, और इवन डॉक्टर्स भी जो मतलब
जो छोटे शहरों में और देहातों में जो ज़्यादातर ना पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होते जब तक जब तक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक नहीं देते, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो एंटीबायोटिक का जस्टिफाइड यूज़ नहीं है हमारे यहाँ, और इसी तरह से फिर हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। और फिर एंटीबायोटिक जब तक इस एज ग्रुप में पहुँचे तो 50 to 60% एंटीबायोटिक हम रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। तो और दूसरी बात ये होती है कि अगेन जो आपने भी मेंशन किया है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, जैसे ही आप आपको लगा कि हाँ आपकी जैसे ही तबीयत आपको ठीक हो रही लगा है आप ठीक हो गए, आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी, अगली दफ़ा आप वो दवाई लेंगे आपको असर नहीं करेगी। तो जो टाइम एंटीबायोटिक का रिक्वायर्ड है आपने वो कंप्लीट करना होता है। और अगर आपको एंटीबायोटिक ज़रूरत है तो आप लें, अगर नहीं ज़रूरत तो प्लीज़ मत लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, इसमें कल्चर जो है वो करके आप लोग एंटीबायोटिक जो है वो सब्सक्राइब करते हैं या फिर? अच्छा, यूरिन कल्चर के बारे में ये है कि यूरिन कल्चर हम क्यों कराते हैं और ये है क्या। यूरिन कल्चर बेसिकली ये दिखाता है कि जो बैक्टीरिया यूरिन में आ रहा है वो इस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। ये कराना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगेन वही बात है कि हमने मिसयूज़ किए एंटीबायोटिक्स और हमने उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं की, हम कुछ एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। तो फिर हम जो एंटीबायोटिक दें वो वही हो जो कि काम भी करे, इसलिए हम ये कल्चर करवाते हैं। और फिर हमने देखना होता है कि प्रीवियसली कौन सा एंटीबायोटिक मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो किया था, तो उसको हमने कंपेयर भी करना होता है। तो उसको देखते हुए फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन ये कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल्चर आपने तभी कराना जब आपके एंटीबायोटिक पिछली छोड़े हुए 48 आवर्स हो चुके हों, राइट, तो ही वरना वो वो पॉजिटिव रिपोर्ट जो है आएगा। वो ठीक नहीं हाँ, वरना ये कि उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने पहले फिस्टूला की बात की, वो यूरोलॉजिकल फिस्टूलास कौन से होते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन में कौन से कॉमन हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जाती है और उनके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि हो सकता है कोई मिलते जुलते सिम्टम्स हों और ख़वातीन को पता ना चले कि कब हम उन्हें जाना चाहिए लाजमी यूरोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात है कि किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सर्जरी चाहे हेड टू टो कोई भी सर्जरी हो रहा हो, प्रॉब्लम होती है उनमें। तो जो लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज़ में यूरेटर और ब्लैडर की इंजरीज़ के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये टाइमली रिकग्नाइज हो जाएं ड्यूरिंग सर्जरी तो उसी वक्त उनका इलाज हो जाता है, मतलब यूरोलॉजी को इन्वॉल्व करके यूरेटर रिपेयर हो जाता है, ब्लैडर रिपेयर हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो फिर बाद में मरीज़ों को यूरिन लीक कर रहा होता है। तो उस केस में फिर मरीज़ों को चाहिए कि हमें आके दिखाएं और फिर उसके बाद इसका इलाज मौजूद है। और बहुत फिसला अगर सही से रिकग्नाइज हो जाए और सही बंदे के पास चला जाए, इसके रिपेयर के रिजल्ट्स 95% से ऊपर हैं। और अब तो हमने माशाल्लाह इधर शिफा में लेप्रोस्कोपिक शुरू कर दी, हम लेप्रोस्कोपिक वीवीएफ रिपेयर्स भी करते हैं। हाँ जी, तो और इसकी वजह आपने बताया, तो ख़वातीन में कौन से ऑपरेशन है जिनके बाद इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं? क्या ये सिजेरियन ऑपरेशन के बाद भी होते हैं? उसमें गायनोकोलॉजी ज़्यादा इंसिडेंस गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज का है जिसमें ये इंजरीज होती हैं। फिस्टूला बनने के चांस। फिस्टुला बनने फिस्टूला क्या होता है ये बेसिकली? बेसिकली जो जैसे आप कह लेंगे वीवीएफ मोस्ट कॉमनली जो हम मेंशन करते हैं, इसको हम विजाइको विजाइनल फिस्टुला कहते हैं, यानी कि विजाइनल ऑरिफिस और ब्लैडर के बीच में एक कम्युनिकेशन बन जाती है। तो फिर ऐसे में यूरिन लीक करता रहता है। फिर फीमेल्स को पैम्पर पहनने पड़ते हैं क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो आके हमें यही बताते हैं कि हम वॉइड करते ही नहीं हैं, मतलब हम पेशाब करते ही नहीं है, सिर्फ यूरिन लीक करता रहता है। अगर तो हमें आके फीमेल्स ये बताएं कि चलें सर्जरी हुई थी उसके बाद मैं वॉइड भी करती हूँ, मतलब मैं पेशाब भी करती हूँ और मेरा यूरिन लीक भी होता है, उसमें फिर आप देख लेते हैं कि शायद क्या पता ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी हो या फिर यूवीएफ हो। यूवीएफ होता है यूरेट्रो विजाइनल फिस्टुला, उसमें जो ब्लैडर के साथ जो यूरेटर जुड़ता है ऊपर से किडनी और ब्लैडर के बीच में, उसका विजाइना के साथ फिस्टुला बन जाता है। तो उसमें जो है ना मरीज़ खुद से पेशाब भी कर रही होती हैं और उनका यूरिन लीक भी कर रहा होता है। वो थोड़ा सा डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन वो भी हमने मैनेज किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहे हैं। राइट। अगर हम यहाँ की बात करें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अगर बात करें तो कौन कौन सी जदीद सहूलियात जो हैं वो अवेलेबल हैं? अगर हम ओपीडी से शुरू करें तो डायग्नोस्टिक हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मतलब आप हमारे पास डायग्नोसिस के लिए फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपीज़ हैं,
ठीक है, जिनसे हम अंदर से पूरा मसाने का मुआयना कर लेते हैं। हम अगर थोड़ी बहुत यूरेथ्रल स्टेनोसिस है, रुकावट है, हम उसको उधर ही रुकावट को दूर कर लेते हैं। अगर हमने कोई न्यूरोजेनिक एलिमेंट हमें लग रहा है तो उसके लिए हम यूरोडायनामिक्स करवानी पड़े, वो हम कर लेते हैं। यूएफएम हम बहुत रूटीन में कर रहे थे, यूरोफ्लोमीट्री। ठीक है, उसके अलावा जो अच्छी चीज़ है यूरोलॉजी की, जो कि मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यूरोलॉजिस्ट बन के, कि यूरोलॉजी में सर्जरीज हर तरह की होती हैं। मतलब आप कह लें कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको आप कहते हैं कि बगैर कट वाली सर्जरी कहते हैं, तो और ये स्टोन्स के लिए हम मोस्टली करते हैं। इसमें कोई कट नहीं होता, आप यूरेथ्रा से जाते हैं, जहाँ जिस यूरेटर में जाना है, आगे से किडनीज में जाना है, तो जो प्रोसीजर है पूरा एंडोस्कोपिकली होगा। हम लोग यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं यूरोलॉजी में, वीवीएफ रिपेयर जैसे मैंने अभी मेंशन किया है। उसके अलावा जैसे हम ट्रांसप्लांट भी इधर कर रहे हैं, और उसमें हम डोनर्स की नेफ्रेक्टमी लेप्रोस्कोपिक करते हैं। बहुत फ़ायदा होता है उसका, कि मतलब पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद, कट बहुत हम नीचे लगाते हैं। और इसके अलावा सारी की सारी काफ़ी सर्जरीज हम लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, किडनीज़ की हो गई तो। और उसके अलावा मतलब यूरोलॉजी में ओपन सर्जरीज भी होती हैं, और बाहर तो रोबोटिक सर्जरीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यूरोलॉजी में ना आप हर तरह की सर्जरीज इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो इसलिए भी यूरोलॉजी इंटरेस्टिंग है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन की लाइफ़स्टाइल और ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं यूरोलॉजी के डिजीज़ेज़ या इनके प्रॉब्लम से बचने के लिए? ये किस हद तक इनका रोल होता है, लाइफ़स्टाइल का या फिर ईटिंग हैबिट्स का एंड वॉशरूम हैबिट्स का? सबसे पहले तो ये होता है कि जब वेट, ठीक है, वेट जैसे बाकी चीज़ों को इफेक्ट करता है, यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को भी करता है। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना अच्छी बात है कि करना चाहिए। बाकी जो ज़्यादातर होता है, फ्लूइड इनटेक से हमारा ज़्यादा रिलेशन होता है। कभी कभार पेशेंट्स आती हैं और वो कहती हैं कि वो सारा दिन वॉशरूम जाती रहती हैं, ठीक है, पूछो पानी कितना पीती हैं, तो वो 3 4 5 लीटर तक पी रही होती हैं। फिर ये एक इशू होता है अगर हम पानी से रिलेटेड कर लें। फिर कुछ लोगों को यूटीआईज काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं, उनमें मतलब ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस है कि आपने कुछ पानी पीना है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन उनसे पूछे पानी कितना पीते हैं, मतलब पानी उनको पीने की इतनी आदत नहीं होती। तो फिर इट प्री डिस्पोजेज देम टू गेट दिस एपिसोड ऑफ यूटीआई। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, हमारा ज़्यादा पानी के इनटेक से रिलेशन है। बाकी खाने पीने में हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताते हैं। राइट। और जो यूरिन को कंट्रोल करना और वॉशरूम ना जाना, मतलब मैंने ख़वातीन को देखा है जो कहती हैं मैंने वुज़ू कर लिया है, अब आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट नमाज, वो कितना खतरनाक हो सकता है? ये अच्छी आदत नहीं है, बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि जैसे कह लेना कि कहीं भी पानी खड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसमें भी स्मेल आने लग जाती है। तो इसको हरकत में रहना चाहिए। जब आपको पेशाब आया हुआ है जाके कर लें, उसको होल्ड ना करें, ठीक है, उससे और भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। चलें ठीक है, अगर आपका मसाना हाई प्रेशर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई किडनीज नहीं डैमेज होंगी, लेकिन मसाना तो ख़राब होगा। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जब यूरिन आए जाके एम्प्टी करें। जैसे और एक और वो होता है कि बाहर ज़्यादा देर रहने के डर से, तो ये वाली फ्लूइड इनटेक कम कर लें और ताकि हाँ, वॉशरूम ना जाना पड़े। वो ये थोड़ा सा जस्टिफाई हो सकता है, क्योंकि फिर और क्या करे इंसान, क्योंकि और किडनी के पब्लिक लिए टॉयलेट भी से भी नुकसानदेह हो यूटीआईज सकता होते हैं है। लोगों को हाँ, कुछ। बिल्कुल। ये हाँ जो बच्चियाँ लड़कियाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं और वो टॉयलेट्स इस तरह यूज़ करती हैं तो उससे भी उनसे इसके यूटीआईज स्प्रेड होने अगर के। गंदे यूटीआईज होते हैं, राइट। ठीक है। तो अब इसमें तो फिर अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है कि वॉशरूम्स साफ हों, और इसमें फिर उनके होल्ड करने में आप उनको कसूर नहीं कह सकते, कि फिर उनको तो पब्लिक टॉयलेट से होते हैं लोगों को यूटीआईज। राइट। या अच्छा, ये बताइएगा कि इसको टैबू समझा जाता है कि इस तरह की ख़वातीन इस तरह की बीमारियों को छुपाती हैं और इसकी वजह से हमारे यहाँ लेट हो जाता है, डायग्नोसिस भी लेट हो जाता है और इलाज में भी देर होती है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और कब कंसल्टेंट को मिलना ज़रूरी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहले ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए। मतलब हमें उस चीज़ के साथ रहने की आदत नहीं डालनी, कि चलें ठीक है, शायद पेशाब का ये मसला हो गया तो मुझे अब इसके साथ रहना है। तो ऐसे नहीं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। और वो बेहतर हो सकता है, उसका और इलाज उसका मुमकिन हो। मतलब मैंने अभी सारी चीज़ें मेंशन की हैं, और इन सब चीज़ों का अगर डायग्नोसिस ठीक होता है तो इलाज हो जाता है। बस ये कि अपने आप को इग्नोर ना करें। इसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं, इसमें मर्दों का भी जो रोल है फैमिली में, तो
वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसीजन बना रहे होते हैं, दे ब्रिंग देयर लेडीज टू हॉस्पिटल डॉक्टर। ये भी अगेन इतना वही बात है कि इम्पोर्टेंट है। उनको भी शायद इस बात की थोड़ी सी एंजाइटी होती है, तो वी आर हेयर, इसीलिए और हम ये लोग बने। काबिले इलाज हाँ, मसाइल हैं। काबिल इलाज हैं, बिल्कुल काबिल इलाज हैं, लेकिन ये कि डायग्नोसिस ठीक हो और ठीक आदमी के पास आप जाएं तो टाइमली डायग्नोसिस होके इलाज हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर यूरिन में ब्लड आए या फिर यूरिन का कलर जो है वो डिफरेंट कलर हो नॉर्मल से, एक तो ये बताइएगा कि नॉर्मल कलर्स कौन से होते हैं, और अगर कौन सा लम्हा फ़िक्री है जब उनको सीरियस लेना चाहिए और रूल आउट करना चाहिए कोई सीरियस इश्यूज से। ब्लड का भी बताइएगा कि अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो तो। अच्छा, इसमें यूरिन का कलर पेल येलो, मतलब बहुत ही लाइट सा होता है अगर आप पानी का इंटेक ठीक रखते हैं। पानी का इंटेक कम होगा तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर यूरिन के में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आ रहा है तो उसकी हमने मेडिकल वजह पहले रूल आउट करनी होती है कि किडनीज में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, या फिर ये कि LFTs ठीक हैं, उसमें भी अगर LFTs दी रही हैं तो यूरिन डार्क आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें रूल आउट हो गई हैं तो फिर हमने देखना है कि यूरिन में ब्लड एक्चुअली आ कितना रहा है, ठीक है, और वो हम देखते हैं टेस्ट में आ रहा है या मरीज़ खुद से कहता है कि उसको पेशाब में ब्लड आ रहा है। और उसमें भी फिर साथ में ये देखते हैं कि क्लॉट्स हैं या नहीं। तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद उसके बाद हम वजह ढूंढते हैं कि क्यों हुआ है। मेडिकल वजह ज़्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं, उसमें जब प्रोटीन आ रही होती है तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। बाकी अगर LFTs की वजह से है, वो फिर जब लिवर फंक्शंस ठीक होते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जो हमारे रिलेटेड है वो अगर तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर क्या वजह है। उसमें अगर किडनी को ले लें तो किडनी में कोई इन्फेक्शन, पथरी या फिर कैंसर। इसी तरह से यूरेटर में भी यही चीज़ें हैं, फिर ब्लैडर में भी यही चीज़ें हैं, तो फिर हम इनको रूल आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो जी, कैंसर्स कितने कॉमन हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड? वो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं। राइट, हाँ जी। ठीक। अच्छा, एंड पर आप उन लोगों को, उन ख़वातीन को, उन डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को मैसेज दीजिएगा जो कि इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, कि ये फील्ड कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़रूरत है यहाँ पर फीमेल यूरोलॉजिस्ट की। मैं फीमेल्स को ये बताना चाहती हूँ कि काम करें और मेहनत से करें, ठीक है, दिल लगा के करें और अच्छा काम करें। बी रिलायबल के आप पे ना आपके सीनियर्स ट्रस्ट कर सकें अपने पेशेंट को लेके, ताकि आप इवेंचुअली इवेंचुअली हर किसी ने ग्रो करके एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना होता है। तो आप शुरू से अगर अच्छे से काम करते हैं, मेहनती होते हैं, तो आप एक्सेल करते हैं। और डेफिनेटली यूरोलॉजी में फीमेल्स की ज़रूरत है। और हमारे अगर पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 50% जो है वो ख़वातीन पर हाँ, मुश्तमिल है, तो ये ज़रूरत तो हमेशा से रहेगी। बिल्कुल है। और अगर कोई फीमेल यूरोलॉजी में आना चाहती है, डेडिकेटेड है उनको ये फील्ड पसंद है, मेरी बातों से उनको लग रहा है कि उनको भी ये चीज़ें करनी है आगे, तो डेफिनेटली करें, लेकिन अच्छे माइंडसेट के साथ। मेरे अब्बू ने भी हमेशा मुझे इस चीज़ की हमेशा इनकरेज किया है कि लोगों की खिदमत करो, लोगों का ख्याल रखो, अच्छी नीयत से काम करो। स्पेशली जो मुझे कहते होते थे कि तुम पेशेंस भी वज़ू करके देखा करो, उस तरीके से। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपके हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर ना हम फीमेल्स नहीं कर सकते कोई भी काम, तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ में। तो अगर फीमेल्स को ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से मिल रही हैं, उनका घर इफ़ेक्ट हुए बगैर, तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ करनी चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। व्यूअर्स, उम्मीद है यूरोलॉजी से रिलेटेड मसाइल के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और ख़वातीन इन तमाम सिम्टम्स को सीरियस लेंगी और अपने डॉक्टर से रुजू करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी और मौजू के ऊपर, हेल्थ से रिलेटेड किसी मौजू पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।